दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को देखेंगे। आपका सवाल होगा कि एक्सप्रेस और हिंदू क्यों? देखो, ऐसा है कि आज अगर एक्सप्रेस देखोगे तुम तो उसमें मुश्किल से 5 न्यूज़ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। कुछ भी उसमें रेलिवेंट नहीं दिख रहा था ऐसा जो द हिंदू में ना हो। द हिंदू डिस्कस करके हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी इसमें तुम्हारे कवर हो जा रहे हैं। और आज इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो अगर मैं एक्सप्रेस भी बताता फिर भी मुझे इसको डिस्कस करना ही पड़ता। इसके लिए मैं आज द हिंदू लेके आया हूँ। जो लोग इसका नोट्स बना रहे हैं, जो लोग मैं टॉपिक जो दे रहा हूँ एटलीस्ट टॉपिक लिख के रख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज या कहें तो थीम वाइज, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप थीम वाइज जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं उसको लिखते चलिए। जब भी आपको कंटिन्यूस स्टडी के टाइम पे स्टैटिक पढ़ने के समय मिलता है तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लोड दीजिए। मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको कहाँ लिखना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग। आज प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और काफ़ी फैक्चुअल भी हैं और कंसेप्चुअल भी एक आध चीज़ें हैं जो आपके एसे और GS2 सेक्शन 1 में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए जेमिनी का है। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप जानते हैं काफ़ी विवाद में रहती है चीज़ें, है ना। रेगुलेशन के लिए यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी कुछ चल रहा है और इंडिया में भी इसके रेगुलेशन की बात चल रही है। आखिर क्यों रेगुलेट करना चाहती है सरकार AI को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का मकसद क्या है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो ऐसा घोड़ा है जिसके गले में फंदा बंधा हुआ नहीं है। तो अगर उसके गले में आप रस्सी बांध के नहीं रखोगे तो वो कहीं भी बिदक के भाग जाएगा। एक बार किधर भी भागा और वो दिशा अगर हमारे लिए डेंजरस हो गया, हमारी तरफ आ गया, तो हमारे ऊपर चढ़ के चला जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ऐसा ही कुछ है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि क्या है ना, वो कैसे डेवलप करता है, उसको टीचिंग की जाती है, उसके मॉडल पे काम किया जाता है ना। उनको क्या है ना, 50 चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। 50 चीज़ें बताई जाएंगी, उस 50 चीज़ों को कैसे सोचा गया वो बताया जाएगा। उन 50 चीज़ों का निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है वो बताया गया। 50 चीज़ों का सोर्स क्या है ये बताया गया। अब जो 51वां कुछ नया चीज़ आएगा तो यही 50 चीज़ जैसे ये पढ़ा है, समझा है, 51वां चीज़ का भी डिसीजन मेकिंग वो इसी 50 के आधार पे करेगा। और इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे का जो साइंस है, एकदम यही साइंस है, लेमन लैंग्वेज में ये समझने की चीज़ है। अब इशू क्या हुई है कि जो गूगल का एक AI बॉट है ठीक है, चलो एक इसमें तुम कमेंट करो अभी, है ना। तुम लोग बहुत तो आराम से अभी हो, है ना, थोड़ा लोड नहीं लेते हो तुम लोग। बताओ मुझे कि अभी कौन कौन से चैट बॉट एग्जिस्ट हो रहे हैं। जैसे गूगल का चैट बॉट है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का चैट बॉट है, ओपन AI का चैट बॉट है, बिंग का चैट बॉट है। खैर बिंग और माइक्रोसॉफ्ट सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे बताना है तुमको। तो ये चीज़ जो है तुम क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन कौन से चैट बॉट अभी एग्जिस्टिंग हैं और कौन कौन सी कंपनी के हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ माइंड इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि याद है ना, रोबोट हर बार पूछ रहा है। अगर रोबोट पूछ रहा है कौन सी कंपनी से है, अभी चैटबॉट इतनी न्यूज़ में क्यों नहीं पूछ सकता है। और सबसे बड़ा बात, जेमिनी के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा कि जेमिनी किस कंपनी से बिलोंग करता है। तो सारा चैटबॉट का नाम तुम फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो हम लोग देखते हैं इसमें कि AI चैटबॉट पे सारे देश जो हैं कुछ ना कुछ सेंसरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसरशिप क्या होता है कि AI चैटबॉट का जो आंसर हो वो इम्पार्शियल नहीं हो, है ना, किसी के प्रति प्रीजुडिस नहीं हो, है ना। ऐसा नहीं बोले कि अमेरिका इज ग्रेट एंड इंडिया इज वर्स्ट, ऐसा नहीं बोले। अमेरिका इज गुड इन इट्स ओन टर्म्स, इंडिया इज गुड इन इट्स ओन टर्म्स एंड कल्चर्स, है ना। अब बाहर से आप ये जजमेंट ना करे कुछ, और जजमेंट अगर करे तो इम्पार्शियल जजमेंट ना करे, ह्यूमन वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करे, रेशियल कमेंट्स ना दे, ये सब चीज़ें ना करे। लेकिन ये हो नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो उनके टीचर्स मतलब जो टीचिंग के लिए जो पर्सन्स दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रीजुडिसेस से दूर हो, है ना। जो फैक्ट्स, जो कॉन्टेक्स्ट लिए जा रहे हैं उनके टीचिंग के लिए, वो वैसे हैं जिसके कारण वो AI चैटबॉट जो है इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसने रिप्लाई किया कि उसे पूछा कि इज मोदी ए फासिस्ट। तो जेमिनी AI ने रिस्पॉन्ड किया कि मिस्टर मोदी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड एज फैसिस्ट। नाउ ये इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस यही है कि आसपास उसको जो भी चीज़ें घटित होती हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो
एनालिसिस चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके आधार पे वो डिसीजन मेकिंग करती हैं। अब अगर उनके इकोसिस्टम में वही चीज़ सिर्फ चलेंगी तो उसका आंसर भी वो उसी करस्पॉन्डिंग देगा, है ना। तो अगर ऐसा बताया जा रहा है पब्लिक को कि मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो फासिस्ट हैं, तो एआई चैटबॉट भी वही रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनको बनाया गया है इंटेलिजेंट, उनको इन्फॉर्म, तो वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस तरफ का इंटेलिजेंसिया डेवलप होगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न का चीज़ है, क्योंकि इस तरह से आप एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप किसी के अगेंस्ट भड़का सकते हैं, आप किसी को किसी से सपोर्ट करवा सकते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में आप एक पार्टीशन रोल अदा कर रहे हैं, है ना। आप एक बीच का रोल नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रल स्टैंड नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें कहा गया है कि जो मॉडल ट्रेन करते हैं, है ना, वो जनरल पब्लिक को ओपन रहता है। इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी उनको एम्बेरेसिंग करंट कॉन्फ्रंटेशंस करने पड़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है, हमारे आईटी एक्ट में ये ज़रूरी है कि ऐसी कोई चीज़ें जो किसी डिफेमेटरी हो, ऑब्सीन हो, पोर्नोग्राफिक हो, फिडोफाइलिक हो, ये सब जो है पब्लिक में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये सब आया तो उस पर लॉफुल कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो ये चीज़ इंडिया को अपने आईटी एक्ट में चैटबॉट के लिए भी अब स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। ये टाइम आ गया है। इस न्यूज़ आर्टिकल से आप ये समझेंगे कि आपका जो टॉपिक है GS2 सेक्शन 3 में जो साइंस एंड टेक का टॉपिक है, उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत उभर के आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी में अभी एआई चैटबॉट से रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं कि अगर एआई चैटबॉट एक रेडिकलिज्म की तरफ चला गया, अगर फंडामेंटलिस्ट के पास पहुंच गया, तो वो अपने थॉट्स को एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाएगा और इस तरह से एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभरेगा, है ना। एआई चैट मॉडल्स कुड बी यूज्ड फॉर डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका एग्जाम्पल आप बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आर्टिकल है ना। इसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं अलग तरीके से। डायरेक्ट फैक्ट तो फैक्ट है, और इसका आप कमेंट जरूर करिएगा यूट्यूब अभी कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो कि नहीं देख रहे हैं, है ना। सिर्फ बस बढ़ा के करने से नहीं होता यार, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है, ठीक है। चलो अगला जो ये जो है, वेस्टर्न कंट्रीज पुशिंग रशिया टू लीन ऑन चाइना से जयशंकर। अभी देखो ये तुम जो एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस जो है अभी है, किसका किसका, चाइना का, रशिया का, यूनाइटेड स्टेट्स का, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप, इनका एक्सिस में चल क्या रहा है आखिर, क्यों ये सब कमेंटबाजी हो रही है। अभी देखो क्या हो रहा है, चाइना क्या करना चाह रहा है, रशिया के अगेंस्ट यूएसए सैंक्शन लगा रही है रशिया, लेकिन क्या कहें, यूरोप को तेल बेच रहा है, उसको इकोनॉमी चलाना है अपने रशिया को, तो रशिया इकोनॉमी अपना चला रहा है यूरोप को तेल बेच के। यूरोप एज अ होल नहीं बट एज एन इंडिविजुअल नेशंस रशिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि यूक्रेन पे उसने अटैक किया है। नाउ एक एक्सिस हो गया यूएसए रशिया का। यूएसए सैंक्शंस लगाती है रशिया पे, क्योंकि यूएसए को लगता है कि दुनिया का रखवाला वही है। यूएसए को लगता है कि अगर वो सैंक्शन लगाएगा तो दूसरी कंट्री जो है वो भूखे मर जाएंगी, है ना। तो एक टसल चलता है यूएस रशिया के बीच में, एक टसल चलता है यूरोप और रशिया के बीच में, नॉट एज अ होल बट एटलीस्ट फ्यू इंडिविजुअल कंट्रीज। नाउ अब चाइना एक एक्सिस बन गया। चाइना क्या करता है, चाइना अभी अकेला खेलना चाह रहा है। रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है कि चाइना के साउथ में तुम देखोगे ये चाइना है, चाइना के यहाँ पे कौन है, इंडिया है ना। यहाँ पे कौन है, जापान है, जो किसका एलाई है, यूएस का एलाई है। इस चाइना के ऊपर देखो रशिया है, बड़ी सी कंट्री है, सेम आइडियोलॉजी, सिमिलर आइडियोलॉजी बोले, लेकिन उसकी स्टैंड अलग रहती है, उसका स्टैंड अलग रहता है। और सबसे बड़ी बात, रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है उसको चाइना हैम्पर नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशन है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन अभी बन के आ रहे हैं उससे यही पता लग रहा है कि जयशंकर साहब बोलते हैं कि चाइना अभी क्या चाह रहा है, चाइना चाह रहा है कि कोई भी कंट्री हमारे अलावा किसी से दोस्ती ना करे, है ना। उससे क्या होगा, वो अपनी पॉलिसीज, वो अपनी इन्फ्लुएंसेस उस पर ज़्यादा कर पाएंगे, दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो जाके ये सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने मोटिव में। तो यही चीज़ चाइना जो है रशिया के साथ करना चाह रही है, और वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ये सब कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज कर रही हैं और भी ज़्यादा। और इससे क्या हो रहा है, रशिया चाइना की तरफ और अलाइन होता चला जा रहा है। यही चीज़ रोकने की बात कही है जयशंकर जी ने। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे देखो, लॉट ऑफ डोर्स हैव बीन शट टू रशिया इन द वेस्ट, वी नो द रीजन वाई रशिया इज टर्निंग टू द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट वेस्ट।
नाउ इट मेक्स सेंस टू गिव रशिया मल्टीपल ऑप्शंस. रशिया इज अ पावर विथ एन एनॉर्मस ट्रेडिशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट, है ना. रशिया वुड नॉट सबमिट टू सिंगल रिलेशनशिप ऑफ ओवरवेलमिंग नेचर, इट वुड गो अगेंस्ट द ग्रेन. मतलब चाइना का जो पॉलिसी है उसके सपोर्ट में रशिया कभी रेडी नहीं होगा. भले सिचुएशन उसके साथ जैसी हो रही हो, काफ़ी स्ट्रेंथ सिचुएशन चल रही हो, लेकिन वो सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे. दे हैव दैट गट. चलो इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, देखो आज हिंदू में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आज सेलेक्ट किया था. आप प्लीज़ हो हल्ला मत बचाना कि एक्सप्रेस बताइए या सिर्फ हिंदू बताइए. न्यूज़ तो एक ही रहेगा ना यार, जितना तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो समझो, है ना. न्यूज़पेपर्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट दे आर हैविंग दैट डे, है ना. जरूरी नहीं है हिंदू कल अच्छा हो जाए. चलो, मेक पब्लिक डिसीजंस बाय पैनल दैट रिव्यू इंटरनेट बैन इन जम्मू कश्मीर. अब देखो यहाँ पे तुमको क्या क्या टॉपिक समझने लायक है. इसमें तुमको समझना है कि इंटरनेट बैन हो रहा है तो ये कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है. अगर इंटरनेट बैन होना है तो किस आर्टिकल के कौन से लॉ के अंदर होना है, किसके परमिशन से होना है, किस स्टेज में होना है. अभी जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट बैन चल रहा है, क्या वो हम उससे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट नहीं कर रहे हैं. क्या इंटरनेट हमारी अभी जरूरत की चीज़, राइट टू एजुकेशन जो है हमारा है ना, बच्चों को एजुकेशन अभी देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, तो क्या हम इंटरनेट बैन करके राइट टू लाइफ पे कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, राइट टू एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं. ये सब हमारे लिए समझने की चीज़ है. और इससे रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने, याद करके रखने हैं. अगर ऐसा पूछा कि इंटरनेट बैन इश्यूज या लीगल इश्यूज इन इंटरनेट बैन, ऐसा करके 7 नंबर में पूछ दिया लीगल इश्यूज इन इंटरनेट बैन, तो अब आपको लीगल इश्यूज पूछ दिया तो आपको पॉलिटी के टर्मिनोलॉजी यूज करने पड़ेंगे. उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट लॉज हो गए, आईटी एक्ट हो गया, आईटी एक्ट के सेक्शंस हो गए. वो सब आप जब तक बात नहीं करेंगे, कमिटीज़ की बात नहीं करेंगे, रिव्यू कमिटीज़ की बात नहीं करेंगे, तो उसमें आंसर में नंबर नहीं आएगा. तो ये देखो, जैसे अनुराधा भसीन केस के बारे में इसने बात किया है ना. तो जो जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको आप पढ़ेंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट गो थ्रू इट. यहाँ पे देखो एक चीज़ चल रहा है अभी कि रशियन मिलिट्री में कुछ इंडियन हेल्पर्स को हायर किया गया है. वो क्या है, इंडियन हेल्पर्स जो थे वो दुबई में रह रहे थे और उनको किसी न किसी, वो तो बोल रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उनको मॉस्को भेज दिया गया, आर्मी के साथ अटैच कर दिया गया. तो इशू ये है कि इंडियन सिटीजन्स जो है उनको रशियन आर्मी के हेल्प के लिए रखा गया. अब वो लोग वापस आना चाह रहे हैं लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा है ना. उनकी जान पे आ गई है. तो ये एक डिप्लोमेटिक इशू है. इस डिप्लोमेटिक इशू पे इंडिया और रशिया दो स्टेक होल्डर्स हैं, इन दोनों के बीच बात चल रही है. आप लिख सकते हैं इसको, इंडियन रशिया अगर कोई रिलेशन का क्वेश्चन आया तो उसमें रिसेंट इश्यूज में आप ये इशू लिख सकते हैं कि रशियन मिलिट्रीज के इंडियन हेल्पर्स जो हैं इसके लिए भी नेगोशिएशंस चल रही हैं और ये अच्छी दिशा में जाएंगी, ये हमारा अनुमान है. ऐसा करके आप लिख सकते हैं. इससे पता लगता है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द रिसेंट हैपनिंग्स बिटवीन दोज टू कंट्रीज. नाउ देखो एक क्वेश्चन है, ग्रे जोन वॉरफेयर. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पूछा था, है ना, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट भी पूछ सकता है. तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आए तो ग्रे जोन वॉरफेयर जो है नया तरह का वॉरफेयर इमर्ज होकर आया. इस बात को किसने कहा है, अनिल चौहान ने कहा. अनिल चौहान कौन है, हमारे सीडीएस है. हमारे पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे. उनके बाद कौन बने, अनिल चौहान बने. अब देखो कि चाइना का जो एक्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और साउथ चाइना सी में, वो बताते हैं कि उसको रेफरेंस लेके वो बताते हैं कि किस तरह से अभी जियो पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन इमर्ज होकर आ रहा है और नई तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं. तो ग्रे जोन वॉरफेयर क्या है ये आपको लिखना है. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है. अब नाउ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तमिलनाडु गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट ईडीज माइनिंग केस. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको ये पता लगता है कि भारत की जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से हाई कोर्ट को मनवा सकती है. अब चाहे वो किसी रिट के थ्रू हो या चाहे किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू हो. और ये चीज जो है, ये आर्टिकल जो है, ये एक और चीज को इंडिकेट करता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंडिकेट करता है. मतलब कि अगर किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इनकी टीम गई किसी पे रेड करने, अब वो बंदा जो होगा किसी न किसी राज्य में ही रहेगा, है ना. हमारे यहाँ तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, सब इंडियंस है. तो दे कैन रिसाइड इन एनी ऑफ द स्टेट्स. अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जाती है उसके यहाँ, तो उस पर
तो स्टेट क्या करेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे कोई चार्जेस लगा देगी, है ना, वो उनको कॉपरेट नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ दोनों की सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग सरकारें हैं। तो ये एक टसल का इशू हो जाता है। और अगेन ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का टॉपिक उभर के आता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, वहाँ से आगे बढ़ के हम लोग कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स या कन्फ्रंटेशनल रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, आप इसको एज एन एग्जाम्पल, एज एन केस स्टडी पुट इन कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो तमिलनाडु में लैंड माइनिंग इशू था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इशू हो रहा है। क्या हो रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है एजेंसीज के साथ और कुछ पिटिशंस फाइल कर रही हैं हाई कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ। तो ये आर्टिकल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ दिस आर्टिकल, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी हैं, इनको आप पता होगा जो 3 इडियट्स में रेंचो का रोल है वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड था, है ना। ये कहाँ के निवासी हैं, लद्दाख के निवासी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 6th शेड्यूल जो होता है किसके लिए होता है, 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये आप कमेंट करेंगे। पहला कमेंट क्या करना है आपको, कितने चैटबॉट्स हैं। दूसरा कमेंट करना है कि 6th शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लद्दाख को तुम जो है वो 6th शेड्यूल दो। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर उसको आप 6th शेड्यूल नहीं देंगे तो बहुत सारी राइट्स हैं, क्योंकि लद्दाख में जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है। तो अगर टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाना है तो वहाँ के रिसोर्सेज को कन्फाइन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे लोग, है ना। क्योंकि अलॉट जो माइनिंग ऑपरेशंस है या लैंडफिल ऑपरेशन, कुछ भी ऐसा चीज़ है तो ओपन अलॉटमेंट हो जाएगा, लोग उसको मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे, है ना। तो उस 6th शेड्यूल हो जाने से क्या होगा कि एक ट्राइबल स्टेटस मिलेगा, जॉब रिजर्वेशन मिलेगा लोकल्स को, और पार्लियामेंट्री सीट मिलेगा लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे कि लद्दाख अपनी समस्याएं सेंटर स्टेज पे ला सकता है। अदरवाइज किसी एरिया से अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसके इश्यूज जो हैं वो उभर के नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इस पे वो इंडिया को कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया टू सपोर्ट लद्दाख बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज इट इज अबाउट द ट्रूथ ऑफ व्हाट वी आर प्रॉमिस्ड, ट्रूथ ऑफ व्हाट दिस पीपल हु आर सिटिंग ऑन द बॉर्डर विथ 2 हॉस्टाइल कंट्रीज हैव डन फॉर द नेशन, है ना। तो ठीक है, अपने अपने मुद्दे हैं, रीजनल मुद्दे हैं, लेकिन इसको सामने ला रहे हैं। हमारे लिए काम की चीज़ है कि 6th शेड्यूल क्या होता है, कोई भी कंट्री 6th शेड्यूल में क्यों आना चाहेगा, उसका रीज़न हमने यहाँ देख लिया, है ना। बस अब इसका कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स अभी जो है 6th शेड्यूल में हैं, कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन, नहीं तो कम से कम कितने तो जरूर लिख देना, तभी समझ में आएगा तुमको याद है, नहीं तो लगेगा बस तुम टाइम पास कर रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, मोदी लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 13,000 करोड़ इन वाराणसी। काश ये बिहार में भी होता, है ना। बिहार अभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का डर्थ में है ना। तो आई होप कि गवर्नमेंट विल टेक प्रॉपर इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जब तक बिहार में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स नहीं होंगे, बिहार में जब तक एक मॉडर्निटी का सेंस नहीं आएगा, यहाँ के लोग मॉडर्न हो रहे हैं लेकिन सोच मॉडर्न नहीं हो रही है, यहाँ के सिस्टम्स जो हैं अभी भी ट्रिवियल है, उन सबको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज यूपी जाओगे, यूपी का मोस्ट ऑफ द सिटी जाओगे तुम, तो दे आर फैबुलस, है ना। आई पर्सनली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन 1-2 cities ऑफ यूपी एंड दे आर ऑसम, आई वुड से। ठीक है, गलतियाँ सब जगह रहती हैं, प्रॉब्लम सब जगह हैं, लेकिन बिहार में ज़रूरत है कि अभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, है ना। चलो क्या क्या है वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, कहाँ हुआ ये भी काम की चीज़ नहीं है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बिहार के लिए ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। अब इसके लाने से बनारस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, वो इंप्रूवमेंट्स बिहार में भी हो सकते हैं ना, तो उसको आप लिख सकते हैं कि बिहार में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो दूसरी जगह होने वाले हैं। चलो अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि पूछेगा रिसेंटली पापा न्यूज़ में था, वो किससे रिलेटेड है। तो पापा जो न्यूज़ था वो आदित्य L1 से रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है। तो पापा है क्या, पापा जो है एक पेलोड है जो हमने आदित्य L1 को रिसेंटली भेजा है। कहाँ भेजा है, कौन से पॉइंट पे भेजा है, आपको पता होना चाहिए, लैग्रांजे 1 पॉइंट पे भेजा है। अब जब लैग्रांजे 1 पॉइंट पे भेजा, वहाँ स्टेबल होने वाला है, तो आदित्य L1 का जो पेलोड है, पेलोड मतलब उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा पेलोड उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो पापा पेलोड है ये कुछ डिटेक्ट किया है, कोरोनल मास इंजेक्शन का इम्पैक्ट जो है सन है इसके चारों तरफ जो है इसको बोलते हैं कोरोना।
इस कोरोना से कारण कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं, है ना, रेडियोधर्मिता मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोलर फ्लेयर होता है, तो उसमें क्या क्या निकलते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको स्टडी कर रहा है पापा। तो पापा क्या है, पेलोड है किसका, आदित्य L1 का, और क्या स्टडी कर रहा है। चलो अब देखो है क्या, एनर्जी एंड मास एनालाइजर है दैट हैज बीन डिजाइंड फॉर इन सिटू मेजरमेंट्स ऑफ सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द लो एनर्जी रेंज। इट हैज 2 सेंसर्स, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इतना काम का नहीं है। स्वीप एंड स्वीकार सेंसर्स ऑन पापा आदित्य L1 वर मेकिंग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोलर विंड एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। समझ में आ गया है ना। पापा क्या है, इसरो से रिलेटेड है, आदित्य L1 से रिलेटेड है, पेलोड है, 2 सेंसर्स हैं, खेल खत्म। इससे ज़्यादा हमारे काम की चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ देखो, रशियन स्कायर्स इग्नोर्ड नॉब्स ट्रिगर्ड गुलमर्ग एवलेंच। यहाँ पे तुमको समझने की चीज़ है कि एवलेंच क्या होता है, ये क्यों आता है एवलेंच। अभी गुलमर्ग में आ रहा है, मतलब एवलेंच कहाँ कहाँ प्रिवलेंट है, ये सब तुम्हारे लिए जानने की चीज़ है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउ कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स। अब देखो सरोगेसी रूल्स में जो आए थे रिसेंट में, वो रूल्स क्या थे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, और ये इंडस्ट्री जो है अभी रेगुलेट होने वाली है, ठीक है। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की इंडस्ट्री है वो काफ़ी रेगुलेट होने की दिशा में है, तो उस दिशा में सरकार के काफ़ी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उसमें वन ऑफ द ये रूल्स है। इस रूल्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे बैकग्राउंड तो एक बार पढ़ लीजिए, कुछ ऐसे भी अगर डालिए सरोगेसी रूल्स इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल्स या सरोगेसी रूल्स हिंदू आर्टिकल्स, तो काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे आपका सामने, 2-4 को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इशू, है ना। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पढ़ने से अच्छा है आप न्यूज़ आर्टिकल को पढ़िए, बहुत कंटेक्चुअल वे में समझ में आएगा चीज़। जब पढ़ चुके होंगे 3-4 आर्टिकल, तब जाके किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके उसका सिनॉप्सिस पढ़िए। डोंट डायरेक्टली गो ऑन सिनॉप्सिस, वो आपके जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, आपकी लिखने की एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, उसको ख़त्म कर देता है। चलो अब जो है कोर्ट मस्ट एक्ट अगेंस्ट द ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो एडिटोरियल है द हिंदू की तरफ से, वो ये कहना चाह रहा है कि अनुराधा भसीन के से रिलेट किया है इसने भी चीज़, कि अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट है और सरकार उसको ब्लॉक करती है, तो कोर्ट में को जो है एक सर्टेन गाइडलाइन निकाल के आने चाहिए कि इस तरह के आर्टिकल्स को ही आप बैन कर सकते हैं, या अगर बैन करेंगे तो उनको पहले लीगल नोटिस देना है कि आप खुद से डाउन करो, नहीं तो हम बैन कर देंगे। डायरेक्टली गोइंग एंड ब्लॉकिंग दोज दैट अमाउंट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एडिटोरियल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रीड दिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इलॉन मस्क जो बड़ी बड़ी बातें करते थे एक्स को लेने से पहले, जब ट्विटर था ये, कि हम ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं, और हुआ वही जो पहले हो रहा था, है ना, और उससे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी रीजन्स हैं उसके, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, अब आर्टिकल पढ़ लेना। चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम, इसमें आपको एसए का पॉइंट ऑफ व्यू से और GS2 सेक्शन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। कुछ कोटेशंस, कुछ नए आर्गूमेंट्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो, जैसे देखो लोकल सॉल्यूशंस वर्क करते हैं, मतलब लोकलाइजेशन जो है कैसे काम करता है, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में कुछ आया तो आप इससे लिख सकते हैं। उसके बाद अभी मेक इन इंडिया जो चल रहा है उसके सपोर्ट में यहाँ से लिख सकते हैं आर्टिकल, ठीक है। फिर फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस हमारे अभी क्यों कम नहीं होनी चाहिए, उसके तथ्य में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हैं। ये आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, समझाने लगे तो आधा घंटा सिर्फ इसको समझाने में लगेगा। अच्छा है आप पढ़ लें। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि जो ग्रोथ होना है, हम सिर्फ जीडीपी से ग्रोथ कर रहे हैं। क्या सिर्फ जीडीपी से ग्रोथ करना चाहिए? सही बात है, हमको इंक्लूसिवनेस देखना पड़ेगा, हमको वो ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है वो देखना होगा, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो अब चलते हैं आगे। इसके आगे अब स्टेट वाइज कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे काम की नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, फॉर द इस्लामिक UAE टॉलरेंस टुवर्ड्स वेरियस फेथ्स इज द स्टेट पॉलिसी, है ना। इंडिया UAE रिलेशन में आप इसको कोट कर सकते हैं, जो आपके GS1 सेक्शन 2 में काफ़ी प्रिवेलेंट रहता है। इंडिया UAE का रिलेशन अगर आया तो उसमें लिख सकते हैं। और एक कीवर्ड है रिलीजियस डिप्लोमेसी, इसको तो बिल्कुल यूज़ करना ही करना है। अगर UAE का है, नेपाल का है, भूटान का है, कंबोडिया का है, श्रीलंका का है, इन सब जगह से जब भी रिलेशन की बात हो तो क्या है, रिलीजियस डिप्लोमेसी को जरूर कोट करना है ना। जापान में भी आप बुद्धा को लेकर लिख सकते हैं, चाइना में बुद्धा को लेकर लिख सकते हैं, है ना। तो रिलीजियस डिप्लोमेसी इज ए कीवर्ड। और UAE में जो रिसेंट में एक BAPS हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है,
उसके संदर्भ में आपको समझनी होगी कि यूएई को जो स्टेट पॉलिसी है वो सारे फेथ, सारे धर्म के अगेंस्ट जो है ना, सारे धर्म के लिए जो है वो टॉलरेंस का भाव है। किस तरह से टॉलरेंस का भाव है, ये हमारे बायलैटरल रिलेशन को किस तरह से बूस्ट कर रहा है, ये आर्टिकल उसी के बारे में बताता है, उसी के कीवर्ड्स, उसी को अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा है इसमें, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो एनपीसीआई एनपीसीआई क्या है, ये किसको रेगुलेट करती है? हमारे देश में जो अभी यूपीआई सिस्टम चल रहा है इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है इसका इसको किसने लाया था, किसके सहयोग से आया था, या इसको लाने वाला कौन था, कब आया था यूपीआई? यूपीआई को कौन कौन सी कंट्री ने अभी तक अडॉप्ट किया है? फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है? तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जानने लायक इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए बैजूस जो थे, रविंद्रन, इनको कल क्या हुआ, इनको सीईओ और फाउंडर के कहें तो सीईओ थे ना, वर्किंग थे, तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। इनके जो स्टेक होल्डर्स थे, जो मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग हुई, इससे इनको बाहर कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है किसमें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। अभी देखिए जो एडटेक इंडस्ट्री थी वो अभी डाउनवर्ड दिशा में चली गई है। बहुत सारे रीजंस है। आप देखो किसी को ज़्यादा टाइम तक फुल नहीं बना सकते, है ना। पैसा खर्च करके आप कितने दिनों तक लोगों का ब्रेन वॉश करोगे? अल्टीमेटली वो अपने करियर के बारे में सोचेंगे और फिर जाके, और इनके कुछ प्रैक्टिसेस थे जो एथिकल नहीं थे, है ना। किसी को ज़बरदस्ती 70-75 हज़ार का लोन दिलवा दिया, 1.5 लाख का लोन दिलवा दिया रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, है ना। तो तुम नई चीज़ें लाओ, लेकिन नई चीज़ें ज़रूरी हैं, डिसरप्टिव होनी भी चाहिए चीज़ें, लेकिन वो उन चीज़ों को तुम एथिकल बाउंड्री के अंदर रखो, उन चीज़ों को एक्चुअल डिलीवरी पे तुम काउंट करो। ये नहीं कि हम कितना कोर्स बेच रहे हैं, अब इस पे देखो कि उन कोर्स से फ़ायदा कितने लोगों को हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, देन दैट इज़ गुड। अगर फीडबैक मैकेनिज्म ख़राब है आपका, उस कोर्स से फ़ायदा नहीं हो रहा, देन यू नीड टू वर्क ऑन द कोर्स क्वालिटी rather than मेकिंग वीडियोज एंड ऑन हाउ टू सेल द कोर्सेज, और जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने का। हम तो एक पोस्टर का कॉस्ट महीने का आता है 10-10 लाख रुपए। वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिहार में जो हैं वो लगाते हैं ताकि उनकी कोचिंग, लेकिन अपने क्वालिटी और जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं उनको नहीं बढ़ाएंगे, अच्छे क्वालिटी टीचर्स हायर नहीं करेंगे। टीचर्स को इतनी सैलरी देते हैं जो एक स्कूल टीचर को मिलता है, लेकिन वो पोस्टर में खर्च करेंगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद बैजूस ऑल्सो, है ना। यहीं पे वो पिछड़ गया, अपना जो कोर स्ट्रेंथ है उसको नहीं पकड़ पाया, और बाकी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको करने लगा, और आज ये हालत हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिसीजन मेकिंग करेंगे आने वाले टाइम पे, किस तरह की डिसीजन मेकिंग होगी और उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या क्या होंगे। चलो, गवर्नमेंट ईजेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर रूल्स टू हैशन रूफटॉप। हाँ देखो ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आया है। उस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत क्या है, 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशंस जो है वो लोगों के छत पे लगने हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ईज किया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर रूल्स, है ना। अब जब गवर्नमेंट ने ईज किया है तो क्या क्या हुआ है वो आप देखेंगे। हमारे लिए काम की यही चीज़ है कि जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का प्लान है वो कुछ योजना के तहत आया है, उस योजना में क्या क्या प्रावधान है और उसको लागू करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। उससे क्वेश्चन आया तो ये आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर रूल्स को ईज किया है ताकि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस लोग अपने छत पे लगा सकें। फिर देखिए इंडिया स्टैंड्स ऑन डाटा ट्रांसफर एट WTO। देखो इसमें 2-3 इशू है, एक है WTO का, एक है डेटा ट्रांसफर का, एक है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। तीनों टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WTO में हमेशा इंडिया कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहा है क्योंकि ओवर पावरिंग कंट्रीज रहती हैं। डेटा ट्रांसफर क्या है, डेटा ट्रांसफर हमेशा डेटा प्राइवेसी की बात होती है, हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया है रिसेंटली। फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर इंडिया में खुल गई तो जितने विदेशी कंपनीज हैं, चाइना है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका वाट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ उनका जो मार्केट शेयर है वो इंडिया ले लेगा। इंडिया अगर एक बार मार्केट शेयर ले लिया, इनको पता है इंडिया में चीप लेबर है, इंडिया में काफ़ी दिमाग है, इंडिया में काफ़ी रिसोर्सेज है, इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर वो चैनलाइज होने लगा तो हम कहीं का नहीं बचेंगे, उनको पता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं WTO में। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अभी भी WTO से डिमांड कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए हमको जो पैकेज मिला हुआ था, जो है ना, एक वर्ड यूज़ होता है इसमें, मोरेटोरियम यूज़ हुआ, मिला हुआ था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे या कुछ ऐसा जो है तो वो चीज़ हमको मिलेगा ताकि हमको फ़ायदा हो सकेगा। इन शॉर्ट बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोरेटोरियम मांगा गया। अब यूरोपियन कंट्री चाहते हैं उनकी मोनोपोली बनी रहे,
इंडिया चाहता है उनकी मोनोपोली बने रहे। तो इस तरह से WTO में कुछ कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। ये आर्टिकल भी पढ़ने लायक है। जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसको समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे काम की चीज़ इस न्यूज़पेपर में आज कुछ भी नहीं है, है ना। जो इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। एक्सप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें छूट गया हो। जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं अगर आप पढ़ेंगे ना तो अगले दिन फिर पकड़ा जाएगा वहाँ पे चीज़। समझने की कोशिश करिए, रिलेट करने की कोशिश करिए और खुद से भी पढ़िए। टॉपिक वाइज, थीम वाइज टॉपिक नोट करके रखिए। जब भी उस स्टैटिक टॉपिक को पढ़िए वो सामने रखिए और उसके जो न्यूज़ में आए हैं उसको तो ज़रूर से आप रिवाइज करिए, है ना। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कवर न्यूज़पेपर। अदरवाइज आप जैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।